दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने मेरे सहन से रास्ते बना लिए। जी हाँ नाज़रीन किराम, आपको बताए देते हैं कि जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद कई फैसले लिए गए जिनका बराह रास्त असर जो है आम आदमी की जिंदगी पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब जब हम कहते हैं कि एक नए कश्मीर की तामीर होगी, नए कश्मीर की तामीर के लिए एक पत्थर की ज़रूरत है, रेत की ज़रूरत है, बाजरी की ज़रूरत है। आज यही जम्मू कश्मीर, जिस जम्मू कश्मीर के अंदर चारों अतराफ से रेत और बाजरी नालों से कुदरती तौर पे हमें मिला करती थी, आज की तारीख में इस बाजरी के लिए हमारे लोग तरसते हैं। इस वक्त नाज़रीन किराम आपको मैं बताए देता हूं कि ये वो इलाका है जिसे आप जानते हैं नाला फिरोजपुरा के नाम से, और इसके साथ में ये बसने वाले जितने भी देहात हैं इन सब का गुजारा इसी नाला फिरोजपुरा पर होता था। और इस तरह से यहाँ से जो रेत, बाजरी और दीगर मटेरियल निकलता था, उस मटेरियल को निकाल करके यहाँ के नौजवान आगे दिया करते थे रॉयल्टी देने के बाद, ताकि यहाँ पर तामीर और तरक्की के महाज को आगे बढ़ाया जा सके। और इस तरह से ये दौर चलते रहे। इसी तरह से जम्मू कश्मीर के दीगर नदी नालों की भी बात है। शोरा आफाक गुलमर्ग के दामन में वाक़या ये इलाका बहुत बड़ा वसी इलाका है, जिसमें कुंजर से लेकर के अगर हम शहरी श्रीनगर के अंत तक की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे क्रशर्स हैं, उसके साथ साथ मैगडम प्लांट्स हैं, जिन प्लांट्स के अंदर मैगडम बनाया जाता है ताकि सड़कों पर तारकोल बिछाया जाए। लेकिन आपको बताए देते हैं कि गुज़श्ता 2 बरस से मुकम्मल तरीके पर यहाँ पर जॉलजी एंड माइनिंग महकमे की तरफ से कुछ इस तरह के ऑर्डर्स निकाले गए, जिसकी वजह से यहाँ पर रेत बाजरी नहीं निकाली जा सकती है। और अगर रेत और बाजरी लेकर के कोई भी गाड़ी या ट्रक निकलती है तो उसे कहीं ना कहीं पर पुलिस या जॉलजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट जो है वो जब्त कर लेता है। इसके चलते यहाँ पर तामीराती सरगर्मियाँ मुकम्मल तरीके पर ठप होकर के रह गई हैं। सरकार की तरफ से आए रोज ये दावे किए जाते हैं कि फलां जगह पर फलां सड़क के प्रोजेक्ट पर काम किया जाएगा, और उसके साथ साथ फलां जगह पर फलां बिल्डिंग बनाई जाएगी, फलां जगह पर अस्पताल बनाए जाएंगे, फलां जगह पर फिस्तां चीज बनाई जाएगी। लेकिन जब बनाने के लिए आपके पास ईंट, पत्थर और बाजरी है नहीं है, तो खुदारा बताइए कि ये तामीरात होंगी कैसे। सरकार ने कुछ ऐसे फैसले लिए कि अपने मनपसंद कुछ लोगों को ठेका दे करके यहाँ के जॉलजी माइनिंग से वाबस्ता तमाम कानून को फरोख्त कर दिया, और यहाँ के लोगों को सिरे से ही मिट्टी और धूल चाटने के लिए छोड़ दिया। गाड़ी कोई निकलती है रेत या बाजरी लाने के लिए, तो वही रेत की गाड़ी जो यहाँ पर 2000 की मिलनी चाहिए थी, 25,000 की भी लोगों को नहीं मिलती। और अगर किसी जगह पर कोई देल लेके आता है तो रास्ते में ही उस गाड़ी को पुलिस के सुपुर्द कर दिया जाता है। 30-30 हजार रुपए के जुर्माने होते हैं। आज हमने सोचा कि क्यों ना कुछ कंस्ट्रक्शन से वाबस्ता ठेकेदारों से भी बात की जाए और कुछ ऐसे लोगों से भी बात की जाए जो ये बताए कि आखिर सरकार का ये कठिन तरीन फैसला लटकती हुई तलवार आम आदमियों पर क्यों है। आपको बताते हैं कि हमारे साथ इस वक्त टंगमर्ग इलाके में ही मौजूद हैं कुछ ऐसे लोग जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के साथ जुड़े हुए हैं, और जिनका मानना है कि सरकार की तरफ से अगर किसी को ठेका दिया गया है तो उसे टेंडर अलॉट क्यों नहीं की जाती, क्यों 2 साल से जॉलजी और माइनिंग डिपार्टमेंट की तरफ से एक ऐसी मनमानी की जाती है कि अब एक पत्थर या बाजरी लाने के लिए लोगों को सोने के भाव देने पड़ते हैं, और गरीब अब आसानियां नहीं बना सकता। कोई तामीर और तरक्की नहीं हो रही है। इलाके के अंदर आप आइए, ये वो इलाका था जहां पर सड़कों के हवाले से हर एक मार्च के बाद इंतहाई शद्दोमद के साथ काम शुरू होता था, क्योंकि मौसम खराब हो जाते थे। लेकिन अब यहां पर कोई काम नहीं होता, सड़कें वीरान हैं, इलाके खंडर बने हुए हैं, और जॉलजी और माइनिंग डिपार्टमेंट की मेहरबानियां भी जारी हैं। डीसी बारामूला कोई काम नहीं कर पाता इस हवाले से, और कोई इकदाम आज तक नहीं उठाए गए। टिप्पर वाले हड़ताल करते हैं, उनकी कोई सुनता नहीं। सरकार आखिर चाहती क्या है? तामीर और तरक्की बगैर इस रेत, सीमेंट, बाजरी और मैगडम के बगैर अगर हो सकती है, तो अगर कोई इस तरह का मेड इन चाइना आइटम है तो लाएं और लोगों को तरक्की के नाम पे कुछ दिखाएं। क्यों नहीं होती? बात करेंगे इन लोगों से। जी हाँ, क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम अब्दुल रहमान है। जी रहमान साहब, क्या मसला है और क्यों कर आप लोग परेशान हैं? आप तो बड़े बड़े ठेके के काम करते थे, आजकल बेकार क्यों? एक्चुअली जब 5 अगस्त 2019 में सब लोग लगे हुए थे अपने आप को सिक्योर करने में, क्योंकि हालात बदलने जा रहे थे, तो एक आशा थी कि अमन और तरक्की आ जाएगी, जो कि गवर्नमेंट का कहना था। लेकिन
तब से हम देख रहे हैं कि हम बिल्कुल ही बेरोज़गार हो गए हैं इस मामले से, क्योंकि जिस शोबे से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरा काम है, मैं ठेकेदारी करता हूँ, तो मेरा मयसर है कि मेरा काम चलता है रॉ मटेरियल पर, जिसकी वजह से मेरा काम भी चलता था और गवर्नमेंट में डेवलपमेंट भी होती थी, क्योंकि ठेकेदारी ही गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शंस जो होती हैं उसी को बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट कहा जाता है। जब कहीं सड़क बने, जब कहीं हॉस्पिटल बने, जब कहीं ब्रिज बने, जब कहीं कुछ भी चीज़ बने, जब वो बनेंगे उसके लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। तो उस दिन जब टेंडर हुआ इसका, माइनिंग एंड जूलॉजी का आउटसोर्स किया गया उन्होंने, तो एक तो हमें बेखबर रखा गया। हम थे ये पता नहीं किसको अलाट किया था, किन बुनियादों पे किस तरह अलाट किया गया, क्योंकि हम खुद को सिक्योर करने में उस वक्त लगे थे, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। नंबर 2, जो ये इलाका, जिस इलाके की मैं बात करता हूँ, जिस इलाके में मैं रहता हूँ, जिस इलाके में मैं काम करता हूँ, इस इलाके के बहुत सारे लोग, करीबन 10,000 से ज़्यादा लोग माइनिंग एंड जूलॉजी से वाबस्ता थे, जिससे वो अपना रोज़गार कमाते थे। एक छोटा माइनर बाजरी, रेत, पत्थर निकाल कर बेचता था आगे अगेंस्ट रॉयल्टी। उस वक्त हम रॉयल्टी दिया करते थे डिपार्टमेंट को, जो माइनिंग जूलॉजी। फिर ये जब आउटसोर्स हुआ तो इन्होंने पूरा बैन कर दिया। फर्स्ट टाइम ही, पहली बात है, जब रोज़गार का मसला था तो रोज़गार के हवाले से 10,000 लोग एक दफ़ा बेरोज़गार हो गए। जो और दूसरी बड़ी सन्नत जो थी हमारे पास ट्रांसपोर्ट की, उसमें टिप्पर आते हैं, ट्रैक्टर आते हैं, जो इसको माल को ढो कर ले जाते थे साइटों पर, जिससे रॉ मटेरियल पहुंचा जाता था, उसको बैन किया गया। उनको चलने नहीं देते हैं, सीज कर दी जाती है गाड़ियाँ। हमने बारहा डीसी साहब से गुजारिश की, आला हुकाम से गुजारिश की, अपने एलजी साहब से गुजारिश की कि कोई एक मसवदा तैयार किया जाए कि हम रॉयल्टी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई पकड़ने वाला नहीं आगे। खाली कहते हैं आप बंद करो, जो हमें काम नहीं। और इस नाले की जो बात मैं बताऊंगा, ये नाला इतना चौड़ा नहीं था जो इस वक्त इन माइनिंग जूलॉजी वालों को दिखता है। इसमें लोगों की अपनी ज़मीन है। फिर 59 से पहले जो फ्लड आया, 59 में जो फ्लड आया है, उस वक्त इस फ्लड ने इरोजन किया है लोगों की पर्सनल ज़मीनों को। वहाँ से भी हमको माइनिंग नहीं करने देते हैं, जबकि माइनिंग एंड जूलॉजी वालों को ये पता नहीं है कि उनका रकबा कितना है। अपने रुपये को डिमांड करते, तो हम अपने माश के लिए अपने, अब जिसको ये ठेका दिया गया है, ये चाहे फर्म जम्मू की है, दिल्ली की है, जहाँ की भी है, तो क्या वो लोग आपके साथ कोई राब्ता नहीं करते, आप उनके साथ कोई राब्ता नहीं कायम करते? आखिर कब तक आप लोग इस इलाके को या जम्मू कश्मीर को तरक्की के महाज पे, इस नाम पे कि आपको मटेरियल नहीं मिलता, क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर की नोट्स में या फिर सरकार की नोट्स में ये मामला नहीं लाते आप लोग? इसी बात का रोना है ना। हमने बारहा एडमिनिस्ट्रेशन की नोट्स में ये बात लाई कि हमें खुदा ये किया जाए कि अगर किसी फर्म को ये अलाट हुआ है, हम उसको अलॉटमेंट हो या किस तरीके से उसका सेटअप क्या हो, हम देने के लिए तैयार है रॉयल्टी के, लेकिन कोई लेने वाला है नहीं। ये कहते हैं कि हमने अभी अलॉटमेंट नहीं हुई है, माफिया बना के रखा है, 10-15 लोगों को, 10-20 लोगों को रखा है इधर पकड़ने के लिए। पता नहीं वो लेते हैं कहाँ है, क्यों पकड़ते हैं लोगों को, कोई सेटअप है नहीं, कोई राइट सेटअप नहीं है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस पे ध्यान दे, जो जिसको ये आउटसोर्स हुआ है वो हमसे आकर बात करे। हमने बारहा गवर्नमेंट से बात की, डीसी साहब से बात की, प्रीवियस डीसी साहब यतू साहब थे, उनसे गुजारिश की, ये जो प्रेजेंट डीसी साहब हमारे थे, इनसे गुजारिश की बारहा कि हमारे लिए ये दर्दसर बना हुआ, हमारा रोजगार छीना जा रहा है हमसे, आखिर हम करेंगे क्या? टूरिज्म इंडस्ट्री बैठी हुई है, हमारा इलाका एग्रीकल्चरी डेवलप उतना नहीं है। हमारे तो दो संते थी, इधर एक टूरिज्म भी बैठा हुआ इस वक्त, और माइनिंग में हम इस वक्त अपना रोजी रोटी कमाते, लेकिन इसको बंद कर दिया गया, बिला वजह बंद कर दिया गया है। ये एक तरीके का माफिया इस वक्त बना हुआ, हम लोग परेशान हैं इस मामले में, हम करें तो करें क्या? देखिए नाज़रीन, आपको बता देते हैं कि जहां इस वक्त अब्दुल रहमान साहब ने यह बात बताई कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक ही जरिया था, जरिया माश, जो यहां के 10,000 लोगों का था, उसको भी सरकार ने कदर लगा के रखी हुई है। वजह कुछ भी नहीं है, वजह यह है कि कुछ अपने चाहते लोगों को एक बड़ा ठेका दिया गया है। उस ठेके के जरिए अब इस चीज की सीधे लफ्जों में यह पता चलता है कि अगर कहीं से कोई मटीरियल निकलता है, इसका मतलब है ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, और यह पैसा किन नेताओं के खाते में जाता है यह किसी को पता नहीं है। इस मामले को लेकर के कई जगह पर कुछ बड़े जम्मू के अंदर भी सवाल उभरे थे, लेकिन सवाल यह बनता है कि क्रशर्स जो है, जो आपका मैगडम बनाते हैं, जो बाजरी बनाते हैं, जो आपके डेवलपमेंट के काम करते हैं, कुछ क्रशर और इनके पास भी पहले क्रशर हुआ करता था। जी, आपका नाम? मेरा नाम शमीम अहमद मलिक है। शमीम साहब, आप बताइए क्या मामला है इस वक्त, क्या हालत है क्रशर्स वगैरह की? मैं एक क्रशर यूनिट होल्डर हूँ।
तो 2019 में जब ये इन्होंने रॉयल्टी का ये मसला उठाया था, इन्होंने बाहर के किसी को आके ये टेंडर उसको अलाट हुआ था, क्योंकि उस वक्त नेट यहाँ पे नहीं अवेलेबल था। नेट ना होने की वजह से यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाए लोग। तो बहरहाल अगर बाहर से भी कोई आया, बाहर का भी कोई है जिसको इन्होंने आउटसोर्स किया हुआ है, ये हम क्रशर वाले, हम कंट्रैक्टर, एज ए कंट्रैक्टर हम बार इनको ये कह रहे हैं कि आप आइए, हमसे रॉयल्टी लीजिए, हमें चलने दीजिए। 2 साल हो गए हैं, 2 साल से हम बहुत बार, जो इससे पहले जैसे कि अब्दुर्रहमान साहब ने कहा, डीसी साहब से भी हमने मुतालबा किया था कि अगर गवर्नमेंट के पास ये इस वक्त इख्तियार था, गवर्नमेंट आए वो रॉयल्टी ले, हम देने के लिए तैयार है। अगर इन्होंने आउटसोर्स किया, कोई प्राइवेट है वो आए हमारे पास, हम उसको भी रॉयल्टी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन कोई तो सामने आए। 2 साल से हम सिर्फ यही सुन रहे हैं, क्योंकि जी उनको एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिल रही है, आप बंद कीजिए कारखाने। 2 साल से हमें कह रहे हैं सिर्फ आप बंद कीजिए। क्या 2 साल बंद करने से इस इलाके की डेवलपमेंट होगी? इस इलाके नहीं, पूरे कश्मीर की डेवलपमेंट जो है वो मुतासिर हो रही है। और ये मामला सिर्फ एक टंगमर्ग इलाके का नहीं है, कुंजर का नहीं है, इससे लेकर के लालपुरा तक की बात करें वहां का नहीं है। लेकिन अगर कुल मिलाकर के देखें तो जम्मू कश्मीर के अंदर, चाहे बडगाम के अंदर आप देखिए, अक्सर ट्रकें जो है जब्त हो जाती हैं, टिपर जब्त हो जाते हैं। और इसी तरह से आप जाकर के ईंट भट्टों की हालत देखिए, दूसरी तीसरी जगहों पे जाते हैं तो जालजी माइनिंग वालों की तरफ से एक दहशत फैला करके रखी गई है। आखिर वजह क्या है? अगर मटेरियल किसी को नहीं मिलेगा, किसी तरीके का मटेरियल तैयार नहीं होगा, आपके क्रशर नहीं चलेंगे, आपके यूनिट्स नहीं चलेंगे, आपके ट्रैक्टर नहीं चलेंगे, आपके टिपर नहीं चलेंगे, तो तरक्की तो दूर की बात है, गरीब के लिए, सर के लिए छत एक मयस्सर रखना भी मुश्किल हो जाएगा। सरकार से आप लोग क्या मुतालबा करते हैं कि इमीडिएटली क्या रेमेडी है? हमारी 12 बार पिछले 2 साल से हम एक ही बात हर वक्त बोल रहे हैं सरकार से कि आप आइए, जो भी आपके लॉज है जालजी माइनिंग के, रॉयल्टी के बारे में, हम तैयार हैं। हम तो रॉयल्टी देने के लिए तैयार हैं, चाहे वो रॉयल्टी माइनिंग डिपार्टमेंट ले, चाहे वो प्राइवेट ले, हम तो देने के लिए तैयार। लेकिन कोई सामने आने के लिए तैयार ही नहीं है। जब भी हम डीसी साहब के पास गए, डीसी साहब कह रहे हैं क्योंकि ये आउटसोर्स हुआ है, आउटसोर्स जिसको हुआ है उनसे हमने बहुत सारी मीटिंगें यहाँ पे की, वो कहता है मेरे पास एनवायरमेंट क्लियरेंस अभी नहीं है। तो फिर हम कहते हैं हमें क्या करना है, आप जी बंद कर दो। बंद करने से मुझे नहीं लगता है कि उससे कोई मसला हल होने वाला है, क्योंकि या तो 10-15 दिन का मसला होता चलो इंसान कह देता। पिछले 2 सालों से एक ही बात सुनाई दे जा रही है कि आप बंद कीजिए। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, और आपने नाज़रीन को भी ये बात बताई देते हैं कि इस तरह के खासकर कुदरती खजाने जिनसे यहाँ पर तामीर और तरक्की मुमकिन हो सकती है, सरकारें भी आती रहेंगी, जाती रहेंगी, दौर आएंगे, दौर जाएंगे, लेकिन किसी भी दौर में अगर हम ऐसे हुक्म निकाल करके जिससे मुकम्मल तरीके पर आम आदमी का रोजगार भी छिन जाए, तामीर और तरक्की भी रुक जाए, और उसके साथ साथ बड़ी बात यह है कि जो गरीब पर फिर महंगाई की तलवार पड़ती है, इस तलवार को भी अगर हम एक ज़बाखाना बना करके रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी मरेगा ही मरेगा। वो सरकारों के तई क्या एतमाद रखेगा, सरकार पर क्या यकीन करेगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा को हम गुजारिश करेंगे कि वो एक इस संजीदा मामले की तरफ फौरी तौर पर खुद गौर करें, क्योंकि आजकल वो ट्विटर पर किसी भी मामले के हवाले से रातों रात कोई ना कोई बड़ा बयान दे करके अवाम को हैरान तो कर ही देते हैं। हमारी तो यही दुआ होगी कि इस तरह से जो मामलात हैं इन पर से फौरी तौर पे कदगन उठा देनी चाहिए, और यहां पर यह कहे कि कहीं खुदा ना खास्ता वही शेर जो किसी जमाने में किसी ने सन 19